नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज स्पेशल एट 5 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आपके साथ गीतोदय। जी हां, फैसले का काउंटडाउन अब बस चंद घंटों का इंतजार है, जिसके बाद ही पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी और किसकी होगी हार। क्योंकि अब जनता ने क्या फैसला सुनाया है, इसके लिए थोड़े ही घंटे बचे हैं। जी हां, तो ऐसे में दिग्गज नेताओं के दिलों की धड़कनें जरूर तेज हो गई हैं कि आखिर उनकी किस्मत का आखिर क्या फैसला होने वाला है। जम्मू कश्मीर की 87 सीटों पर चुनावी घमासान 20 दिसंबर को थम गया, जिसके बाद नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज हो गई है कि आखिर उनकी किस्मत में क्या है। जी हां, कि क्या जनता की उम्मीदों पर वो खरे उतर पाएंगे या फिर जनता के उनकी दावेदारी सिरे से खारिज कर दी है। जम्मू विधानसभा चुनाव में पांचों चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में जम्मू कश्मीर की 15 सीटों पर चुनाव हुए। इन सीटों पर सुचारू रूप से चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी की थी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में कुल 123 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। पांचों चरणों के चुनाव में भारी तादाद में मतदान भी देखने को मिला। पहले चरण में जिस तरह से वोटर बड़ी तादाद में वोट देने के लिए घरों से निकले, उसे देखकर यह एहसास हो गया था कि इस बार के विधानसभा चुनाव कई मायनों में पिछले चुनाव से काफी अलग होने वाले हैं और यहां मतदाता बड़ी तादाद में घरों से निकलकर वोटिंग करेंगे और पांचों चरणों में मतदाताओं ने इसी बात को साबित भी कर दिया। दूसरे चरण में रियासत जम्मू कश्मीर में भी भारी मतदान हुआ। दूसरे चरण में कुल 18 सीटों पर चुनाव हुए। हालांकि दूसरे चरण के चुनाव से पहले छिटपुट घटनाएं भी सामने आई, लेकिन बावजूद इसके मतदान बड़ी संख्या में हुआ और लोग भारी तादाद में घरों से निकले और वोट दिया। लोगों ने यहां पर जता दिया कि बुलेट का जवाब वो बैलेट से देंगे। दूसरे दौर के मतदान में 13 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं ने वोटिंग की, जिनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 7 लाख से ज्यादा और महिला मतदाताओं की तादाद 6,50,000 से भी ज्यादा थी और इसके लिए कुल 1,781 मतदान केंद्रों का गठन किया गया था। तीसरे चरण के लिए रियासत की 16 विधानसभा सीटों में मतदान हुए। तीसरे दौर के कुल 138 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें उमर अब्दुल्ला की सीट बीरवाह पर सबकी नजरें टिकी थी। अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो इस चरण में 6,51,245 महिला मतदाताओं ने वोटिंग की, जबकि कुल मतदाताओं की तादाद 13 लाख से भी ज्यादा थी। चौथे चरण के चुनाव की अगर बात की जाए तो इस चरण में सोनवार सीट से उमर अब्दुल्ला और दक्षिणी कश्मीर से मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग की सीट से चुनावी मैदान में थे। हालांकि इस चरण में पहले 3 चरणों के मुकाबले थोड़ा कम मतदान देखने को मिला, लेकिन चौथे चरण में भी करीब 50% के आसपास मतदान देखा गया। चौथे दौर में कुल 18 सीटों पर मतदान हुए थे। इस चरण में कुल 182 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 5वें और आखिरी चरण में 20 सीटों पर मतदान खत्म हुए। इन 20 सीटों के लिए कुल 213 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गई है। इसी चरण में भारी मतदान हुआ और मतदान का प्रतिशत 60 से भी ज्यादा रहा। हालांकि 5वें चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से रियासत में छिटपुट हंगामा हुआ, लेकिन मतदाताओं ने उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई और एक बार फिर से जमकर वोटिंग की। 23 दिसंबर को लोकतंत्र के इस महापर्व का नतीजा निकलेगा और ये भी पता लग जाएगा कि आखिर वो कौन सी पार्टी है जो जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाई है। क्योंकि चुनाव के दौरान दावे और वादे तो तमाम दल ही कर रहे हैं, लेकिन जनता ने किस पर भरोसा किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है और खुलासा भी 23 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल काउंटडाउन यहां पर शुरू हो चुका है और सबको इंतजार है 23 दिसंबर का, जब चुनाव के जो गणना है उस गणना की संख्या बाहर आएगी। उसके बाद में पता चलेगा कि सत्ता में, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए यहां पर, क्योंकि इस बार बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल पर सबसे बड़ी पार्टियां बनकर उभर रही है और सबसे हैरानी की बात है कि मौजूदा सरकार जो है
जिस तरह का अलायंस था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उस अलायंस को बहुत कम सीटें यहां पर एग्जिट पोल में दिखाई जा रही हैं। बिल्कुल सही अभिषेक, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं और 23 दिसंबर यानी कल पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसके सर सजेगा ताज। क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे, जो अनुमानित नतीजे हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी का जादू इस बार फिर से चलने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में तो उन्होंने अपनी पैठ बना ली है, अपनी सरकार सत्ता बना ली है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन हैं, जो तमाम जो ऐसे प्रश्न है, वो जहन में है सबके कि इस बार क्या जम्मू कश्मीर में वो जादू चल पाएगा। हालांकि पीडीपी जो है पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बीजेपी का जो मिशन 44+ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी को एक थोड़ा सा जो है बहुमत मिल सकता है, थोड़ा सा फायदा जरूर हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन की सबसे खास बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में वजूद बहुत कम था, या फिर कहें कि जिस तरह की टक्कर थी कभी भी मुख्य तौर पर फाइट में नहीं रही। लेकिन अब अगर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोगों का एक विश्वास ही था, लोगों ने बड़ी तादाद में बहुत ही किसे अभूतपूर्व ऐतिहासिक वोटिंग कहा जाए तो ये सही हो, क्योंकि 65% वोटिंग हुई इस बार जम्मू कश्मीर में और झारखंड में भी कुछ इस तरह का ही प्रतिशत सामने आया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं मिशन 44+ में फेल होती नजर जरूर आई है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि बीजेपी जो है जो सबसे बड़ी और दूसरी बड़ी पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में जरूर उतरी है जी। और ऐसे में अगर देखें तो एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर पीडीपी हो, स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। हर एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत से कम 5 या 7 सीटों का अंतर यहां पर देखना पड़ेगा। ऐसे में जोड़तोड़ की सरकार की संभावना यहां पर बन रही है कि विधानसभा त्रिशंकु हो सकती है। एक बार चलिए सीधा रुक करते हैं न्यूज रूम की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी ललित खजूरिया मेरे साथ में बने हुए और एक मेहमान भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। सीधा बात करेंगे ललित, जिस तरह के आंकड़े यहां पर सामने है, एग्जिट पोल का यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। सबसे खास बात यहां पर यह है कि एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जिस तरह के दावे भारतीय जनता पार्टी या फिर पीडीपी की तरफ से थे कि स्पष्ट बहुमत या फिर 44+ का टारगेट है, वो आसानी के साथ में अचीव कर लिया जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में त्रिशंकु सरकार जो है या गठबंधन की सरकार है, उसका मामला और इस तरह की संभावना ज्यादा बढ़ गई। ललित अभिषेक, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं 2002 और 2008 की अगर हम बात करें तो यहां पे हंग असेंबली ही बनी है और ऐसे भी अब ऐसे ही आसार लगाए जा रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल ने जिस तरह से नतीजे बताए हैं और पीडीपी को सबसे बड़ी पार्टी उभरती हुई बताया गया है कि वो कहीं ना कहीं 38 सीटें, ज्यादा से ज्यादा 38 और कम से कम 33, और बीजेपी को दूसरी उभरती हुई बड़ी पार्टी के तौर पर बताया गया है 27 से 33 के बीच। लेकिन देखिए रिजल्ट आएंगे तो तब पता चलेगा अनुमानों से क्या होता है, अनुमान अगर देखे जाए तो। लेकिन बीजेपी अगर खुश है तो इन चीजों से खुश है, क्योंकि पिछली बार जो एग्जिट पोल दिखाए गए थे, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या फिर हम हरियाणा की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी उभरते हुए दिखाया था। और यह भी बताया गया था कि कुछ चैनल्स के जो एग्जिट पोल के रिजल्ट जो निकाले गए थे कि बीजेपी कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार बना सकती है, और उसके मुताबिक सब कुछ हुआ। और अगर लोकसभा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोकसभा के जब अनुमान लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी इतना ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन ना कर सके क्योंकि नरेंद्र मोदी को उस समय पीएम का उम्मीदवार बनाया गया था, एनडीए कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नजर आ रहा था, इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए जब एग्जिट पोल्स ने अपने रिजल्ट दिखाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी, और एक ऐसा चैनल था, एक ऐसी न्यूज एजेंसी थी जिसने साफ तौर पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत और एनडीए को करीब 300+ की सीटें, तब से बीजेपी कहीं ना कहीं इन एग्जिट पोल्स पर विश्वास करती हुई नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है अब चंद घंटे ही रहते हैं, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कल जब रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन बेचैनी सबको है और रात आज की कैसे कटेगी ये अलग बात है। लेकिन इस समय बाहर बहुत सर्द मौसम है, जबरदस्त सर्द हवाएं चल रही हैं, धुंध है, लेकिन इस धुंध में भी राजनीति की गर्माहट देखी जा रही है। क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी। चले ज्यादा हम चर्चा ना करते हुए अपने मेहमानों के पास चलेंगे, उनसे मैं तारुफ करवा दूं। ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी हैं, एडवोकेट हैं, सर स्वागत है आपका। सबा इसरार साहब हैं, कांग्रेस नेता से, सर स्वागत है। अनिल मित्तल जी हैं बीजेपी से, सर आपका भी स्वागत है। हामिद अख्तर आपसे ताल्लुक रखते हैं, सर स्वागत है आपका भी। सबसे पहले सर मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो चेहरा आपका भी बता रहे हैं, खुश नजर आ रहा है। झारखंड में पूर्ण बहुमत और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, क्या कहेंगे कि वाकई जो कल के नतीजे होंगे वो एग्जिट पोल के मुताबिक होंगे?
मैंने कल भी आपसे कहा था कि एग्जिट पोल के आधार पर हम कोई चर्चा नहीं करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, देश को दिशा देने का काम किया है। उसमें जम्मू कश्मीर हो, झारखंड हो या आने वाले दिल्ली, बिहार, यूपी के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी केवल अपने काम के आधार पर एक विश्वास लेके चलती है कि इस देश को दिशा देने का काम किया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में, सुखद स्थिति में आने वाली है। दोनों राज्यों में सर? दोनों राज्यों में बहुत सुखद स्थिति में आने वाले हैं। सर, एग्जिट पोल की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे जा रहा है, हर एक किला ढह रहा है, हुकूमत थी वहां पे छीनी जा रही है आपसे, ऐसा क्या हो रहा है? ये सच है कि कांग्रेस का जो ग्राफ था उसको देखने में, जैसे कि एग्जिट पोल है, इस पर मुकम्मल तौर पर तो यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर लीजिए ना सर, कर लीजिए। कुछ ना कुछ यकीन जरूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं ये इस बात को नहीं मानता हूँ। जो डेमोक्रेसी है, हर आदमी को हक है अपनी बात कहने का, अपना मत देने का, और ये हर बात के लिए। लेकिन ऐसा है कि इसमें देखिए, सियासत के अंदर ये चीज नहीं देखी जाती कि आज सत्ता में है तो कल नहीं है। तो ये तो लोगों में डेमोक्रेसी का हक है आदमी के साथ साथ। और लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उससे मैं कतई मुतमईन नहीं हूं। कांग्रेस की पोजीशन हो सकता है कि कम हो, लेकिन इतनी खराब नहीं हो सकती। मतलब इतनी खराब नहीं हो सकती कि सत्ता बनाने में, सरकार बनाने में कोई अहम भूमिका ना निभा पाए। सरकार तो पहले भी नहीं थी वहां पर। नहीं नहीं, भूमिका तो आपकी थी ना, आपके बिना तो दोनों टेन्योर की बात करें, आपके बिना तो सरकार बनी नहीं। और जबकि अगर हम 2002 की बात करें तो आप बड़ी पार्टी थे, कहीं ना कहीं पीडीपी से आपकी ज्यादा सीटें थी, लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ और सत्ता में रहना, चलिए उनको दे दी। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपसे अभी भी वायदा कर रहा हूं, बगैर हमारे वहां किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ये तो हम भी कई बार चर्चा कर रहे हैं कि किंग मेकर बनकर उभरेंगे आप क्या? जैसे पहले सरकार के अंदर हमारी साझेदारी रही, आने वाले टाइम के अंदर जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें हमारी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा जरूरी हो। तो इससे अच्छा फिर मिलकर लड़ते, फिर जनता को दगा क्यों दी आपने? ये एक अलग बात है। बहुत सारी सी जगहों के ऊपर ऐसा होता है। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ, शिवसेना और बीजेपी मिलकर तो नहीं लड़ी, उसके बाद में दोनों एक हो गए सरकार के अंदर आने के लिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो जैसी दूसरी पार्टी करेगी वैसा आप करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये विचारधारा की बात है कि अगर हमारी विचारधारा, ये कौन सी विचारधारा, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जी ज्ञान साहब, कौन सी विचारधारा, ऐसी कौन सी विचारधारा होती है कि चुनाव तो अलग लड़े जाते हैं, पहले सरकार में इकट्ठे रहते हैं, चुनाव अलग लड़े जाते हैं, रिजल्ट के बाद फिर से इकट्ठे हो जाते हैं, कैसी विचारधारा है ये? देखिए, मुख्य तौर पे कांग्रेस की तो, जो वर्तमान कांग्रेस है उसकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है, सच्चाई तो ये है। और ये एक आजकल जो जनता चाहती है वो एक स्पष्ट नीति चाहती है। आपका किसी मुद्दे पे क्या कहना है, आप अपना बच के एक साइड में नहीं हो सकते किसी मुद्दे पे। अब एक विरासत की उन्होंने राजनीति की है, बिना मुद्दों की राजनीति की है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे ले लीजिएगा, चाहे कांग्रेस ले लीजिएगा, उनके पास एक ही नारा होता है कि गांधी फैमिली, उनके पास दूसरा कोई नारा ही नहीं हुआ। तो इस वजह से उस चीज को अब की बार जनता ने बम्पर वोटिंग के साथ में नकारा है उस चीज को। तो ये जो विचारधारा की एक वैगनेस है, ये जो है इसको दरकिनार किया है वहां की जनता ने। तो इस वजह से अब जो है, जो नई जनरेशन है वो ये नहीं चाहते कि आप किसी भी मुद्दे को गोलमोल कर दें, कुछ बताएं ना। तो ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छे हैं और देश के हित में है। चलिए, देश के हित में है। मैं आपके पास आऊंगा हामिद साहब, क्या वाकई जम्मू कश्मीर, चलिए आपका तो कुनबा इतना बड़ा नहीं है क्योंकि आपने कोशिश भी की थी लेकिन सिमट के रह गई, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं नजर तो है ना आपकी भी जम्मू कश्मीर में या फिर झारखंड में। आपको क्या लगता है कि वाकई बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आएगी दोनों राज्यों में, और मोदी का जो जादू है, जिनके कंधों पर ये सारी जीत देखने को मिल रही है, चलेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं, दो स्टेट अलग अलग हैं, दोनों स्टेट के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि जम्मू और कश्मीर में कहें तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मोदी का जादू एज सच चलेगा, जैसा कि मीडिया दिखा रही है या जैसा एग्जिट पोल कह रहा है। वहाँ पे अभी भी कांग्रेस एक फैक्टर बन के उभरेगा और कांग्रेस के ही मदद से वहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी, जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है। रही बात जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर के पास ऑप्शन है क्या, आप बताएं? वही झामुमो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था और भी वहाँ की जो लोकल पार्टीज थी, उन्होंने जो किया वो सब जानते हैं। उन्होंने, झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक हो सकता है कि मोदी एक फैक्टर बन के वहाँ पे उभरें, जैसे कि मीडिया ने उनको प्रोजेक्ट किया और जैसे कि अच्छे दिनों का वादा हुआ था। तो अभी भी वो चीज़ गया नहीं, तो हो सकता है कि वहाँ पे ऑप्शन ना होने की वजह से मोदी को चुना जाए। अगर आपका वहाँ पे विकल्प होता तो क्या वाकई आप टक्कर दे सकते थे फिर बीजेपी को? ज़रूर, ये चीज़ दिल्ली में आपको, इसका जवाब आपको दिल्ली पोल्स में मिल जाएंगे।
लोकसभा में तो देख लिया सर। नहीं, लोकसभा में आप एक चीज देखें, एक चीज को गौर करें कि एक तो अरविंद जी के ऊपर जो लोगों का गुस्सा इस बात को लेके था कि 49 दिन के बाद वो चले गए। दूसरी बात ये थी कि जैसे अच्छे दिन के वादे थे, ब्लैक मनी लाने के वादे थे, इन सब को लेके उसके बावजूद भी आप एक चीज गौर करें कि दिल्ली में जो हमारा वोट परसेंटाइल है वो बढ़ा है। नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब ने कभी ब्लैक मनी को लाने के लिए संघर्ष नहीं किया। अरविंद केजरीवाल नहीं, मोदी साहब ने कहा था, मोदी जी ने कहा था ब्लैक मनी लाने के, और ढेर सारे वादे हुए थे, उस चीज को बार बार रिपीट ना किया जाए। लेकिन तब भी आप एक चीज देखिए कि दिल्ली में हर सीट पे हम लोग नंबर 2 पे रहे थे, हर 7 सीट पे नंबर 2 पे रहते। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। जनता कहती है नंबर 2 वाली पार्टी है, भाग जाती है। नहीं, जनता नहीं कहती, जनता कम कहती, क्योंकि हमारा काम ही है जनता। लोकसभा में दिखा दिया था सर। वाकई ये कह रहे हैं कि मोदी साहब का कोई जादू नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम देखिए, हम भी कोई किसी के कसीदे नहीं कस रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव बताते हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा का एक विषय है कि आखिर बीजेपी के पास सिवाय नरेंद्र मोदी जी के और कोई चेहरा क्यों नहीं है। मोदी जी के चेहरे की आवश्यकता नहीं है, पार्टी की नीतियों की आवश्यकता है। मोदी जी का जादू काम नहीं कर रहा है, पार्टी की नीतियां हैं, मोदी जी की नीतियां हैं। मोदी जी पार्टी में नेतृत्व लेकर के काम कर रहे हैं। मोदी की नीतियां तो तभी तो उनका चेहरा है। पार्टी की नीतियां हैं, पार्टी की नीतियों पे मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को विकास के रास्ते पे डाला है, वही एकमात्र कारण है। आज देश का युवा, मैं सबसे पहले तो झारखंड और जम्मू कश्मीर के जो युवा शक्ति है, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इस मतदान में हिस्सा लिया है, उनको बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो आगे निकल के आए हैं और मतदान का प्रतिशत बढ़ाया है, ये वही हवा है। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव में किसी एग्जिट पोल ने कहीं 232-34 से ज्यादा सीटें नहीं दिखाई थी। स्पष्ट बहुमत की तो बात दूर तक नहीं करते थे। 282 सीटें भारतीय जनता ये चैनल था, एक न्यूज एजेंसी थी जिसने आपको 300 पार पहुंचा दिया था। वो था, टुडे चाणक्य ने ये आकलन किया था, लेकिन कुल मिलाकर हवा नहीं थी, चर्चा नहीं थी। मैं नहीं कह रहा कि आज जम्मू कश्मीर में हम लोग 50 सीटें जीतने वाले हैं। मैंने आपसे पहले कहा बड़ी आनंद और सुखद स्थिति में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उसका कारण केवल भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियां हैं। केवल आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो हवा परिवर्तन की है, और साथ साथ जम्मू कश्मीर जो एक आतंक के साए में डाल दिया गया था, पाकिस्तान से भी बदतर हालत वहां पे होते जा रहे थे दिन प्रतिदिन, उससे वहां की जनता उबरना चाहती थी। वहां की जनता को कहीं वहां कश्मीरी पंडितों से द्वेष नहीं था, वहां के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक घरानों का द्वेष था, जिसके कारण से पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया। चलिए, ये बात तो मैं आप, लेकिन एक बात, आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सुखद उसमें है, पोजीशन में है, कहीं ना कहीं आप कंफर्ट में है वहां पे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शनों में हमने देखा कांग्रेस ने हमेशा सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अगर हम चुनावी जो एग्जिट पोल है उसमें भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं 4 से 10, मतलब मैक्सिमम 10 सीटें मिल रही हैं। और अगर हम समीकरण की बात करें, अगर पीडीपी के 38 आती हैं, ज्यादा से ज्यादा या 33 भी आती है, तो कांग्रेस एक अहम भूमिका निभा सकती है उसमें। तो आपके तो अरमानों पर पानी फिर गया। ललित भाई, आप ये समझें कि कांग्रेस की स्थिति जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है। 4 से 10 सीटों का आकलन जहां जिस पार्टी के लिए हो रहा है, आप मान के चलिए कि सारी सत्ता का ध्रुवीकरण तो बाकी 3 पार्टियों के पास है। कांग्रेस का रोल इसमें पैदा होता ही नहीं कहीं भी। जो स्थिति महाराष्ट्र में हुई है कांग्रेस की, उससे भी बदतर स्थिति जम्मू कश्मीर में होने वाली है। तो यानी कि आपके पास भी विकल्प है कि अगर पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है तो बीजेपी पीडीपी के साथ जाएगी, या फिर अगर एनसी इस पोजीशन में हुई कि उसके साथ जोड़कर आप अपनी सरकार बना सकती है, तो किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे? हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और कश्मीर का विकास, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वहां की जनता को ये विश्वास दिलाना को भारत के अंग है, अभिन्न अंग है, भारत की पूरी बिल्कुल। यहाँ पर एग्जिट पोल का जिक्र किया गया, और भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कम से कम एक सुखद स्थिति में है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जबकि पीडीपी रियासत में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने की प्रबल दावेदार बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही सामने आए टीवी चैनलों और एजेंसियों के चुनावी सर्वेक्षण के नतीजे भाजपा के लिए खुशी लाए हैं। इस सर्वे की माने तो जम्मू कश्मीर में हालांकि भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है, पर सियासत में पार्टी का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है।
मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी रियासत में नंबर 1 पोजीशन पर होगी। एग्जिट पोल के नतीजों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत के नजदीक नहीं दिखाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए। विभिन्न न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल के अनुसार जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाया जा रहा है। 87 सदस्य विधानसभा में भाजपा 44 के जादुई आंकड़े से पीछे रह सकती है। उसे विभिन्न न्यूज चैनलों में 25 से लेकर 33 सीटें मिल रही हैं, जबकि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि उसे भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। कई एजेंसियों का कहना है कि कश्मीर में पीडीपी, जबकि जम्मू क्षेत्र में भाजपा का दबदबा रहेगा और भाजपा के लिए एक अच्छी खबर है। और इस दौरान उम्मीद है कि उसका कश्मीर घाटी में खाता खुलने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों का मतदान वोटिंग मशीनों में बंद हो चुका है और अब सबकी निगाहें 23 दिसंबर को आने वाले चुनावी नतीजों पर टिकी हैं। वहीं दूसरी ओर एग्जिट पोल को लेकर भी तमाम तरह की अटकलबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बहरहाल इस चुनावी दंगल में जीत का ऊंट किस करवट पर बैठेगा, उसके लिए हमें 23 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज रूम से कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं नरेश शर्मा। तो देखा जाए तो एग्जिट पोल जो है बीजेपी को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बता रही है, तो झारखंड में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तमाम एग्जिट पोल बीजेपी को ही सबसे ज्यादा सीटें दे रहे हैं। झारखंड में 5 चरणों का घमासान थम चुका है। लगभग 1 महीने तक चले रैलियों और धुआंधार प्रचार के हथकंडों के बाद तमाम प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में कैद हो गई है और अब सबकी निगाहें टिकी हुई है 23 दिसंबर पर। और मतगणना के बाद खुलासा होगा कि किसकी किस्मत चमकेगी। तो चलिए नजर डालते हैं झारखंड के राजनीतिक इतिहास पर। झारखंड का गठन साल 2000 में हुआ, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी राज्य विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। जबकि प्राकृतिक लिहाज से देखा जाए तो झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। कोयला, इस्पात व अन्य खनिज यहाँ भारी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग होने के बजाय इनकी बंदरबाट ही हुई, और वो भी खुलेआम बेतहाशा। राज्य के विकास में बाधा का अहम कारण है राजनीतिक अस्थिरता। पिछले 14 सालों में राज्य की जनता ने 9 मुख्यमंत्रियों का शासनकाल देख लिया है और 3 बार राष्ट्रपति शासन भी भोग चुकी है। इतिहास रहा है कि झारखंड में अभी तक किसी भी दल ने पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाई। हर चुनाव के बाद यहाँ जोड़ तोड़ की ही सरकारें देखने को मिली और मकसद सिर्फ एक, राज्य की सत्ता और सीएम की कुर्सी। यहाँ तक कि मधु कोड़ा तो ऐसे निर्दलीय विधायक थे जिन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। कोई भी सरकार यहाँ 5 साल तक पूरी तरह से काम नहीं कर पाई। राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी ही सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले सीएम रहे, जिन्होंने कुल 3 साल तक राज्य की कमान संभाली। उनके बाद मधु कोड़ा, जिन्होंने 2 साल तक राज्य में शासन किया। देखा जाए तो भाजपा और झामुमो 2 ऐसे दल हैं जो राज्य में हर चुनाव में फाइट में नजर आए। हालांकि इनके अलावा झारखंड विकास मोर्चा और कांग्रेस को भी कम नहीं आंका जा सकता। राज्य में भाजपा के 4 मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश की कमान संभाली, तो वहीं झामुमो की ओर से भी 4 मुख्यमंत्रियों को राज्य में सीएम के पद पर बैठने का मौका मिला और एक बार स्वतंत्र विधायक मधु कोड़ा को सीएम की कुर्सी पर बैठकर शासन करने का मौका मिला, जो कि इतिहास में पहला मामला था। अगर 2014 के चुनाव में नजर डालें तो इस बार भी लड़ाई भाजपा और झामुमो के बीच ही देखने को मिल रही है। जहां भाजपा के पास मोदी लहर का बूस्ट है, तो झामुमो के पास मौजूदा सरकार का कार्यकाल। भाजपा की ओर से हेमलाल जैसे बड़े चेहरे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदार तरीके से राज्य में प्रचार किया और धुआंधार रैलियों का आयोजन कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन खास बात यह है कि भाजपा ने राज्य में सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया। पार्टी का कहना है कि वह राज्य के विकास पर वोट मांगेंगे और जनता के पास सिर्फ विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन, जो कि मौजूदा सीएम है, सोरेन ने भी पूरा दमखम लगा दिया है। हेमंत सोरेन से पहले उनके पिता शिबू सोरेन भी राज्य के सीएम रह चुके हैं। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर रैली पर लगातार परिवारवाद की राजनीति पर हमला बोला और जनता से अपील करते हुए तानाशाही ताकतों को उखाड़ने का आह्वान किया। मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन 2 सीटों से चुनावी मैदान में हैं। दुमका के अलावा बरहेट सीट से हेमंत दंगल में हैं। दुमका में उनका असली मुकाबला भाजपा के हेमलाल मुरुम से होगा। मोटे तौर पर देखें तो 5 चरणों में 53 से लेकर 60% के आसपास मतदान देखने को मिला, जो दर्शाता है कि जनता परिवर्तन के लिए बाहर आई। और ताजा एग्जिट पोल की बात करें तो भाजपा 41 से लेकर 48 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, जिसके बाद भाजपा नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं।
और पार्टी भी आत्मविश्वास से लबरेज है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और जेडीयू ने पोल के दावों को खारिज कर कहा है कि 23 तारीख आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाकई 23 दिसंबर को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि सत्ता का ताज किसके सिर पर सजेगा। लेकिन तब तक सभी प्रत्याशियों, खासकर सीएम हेमंत सोरेन की तो धड़कनें बढ़ी हुई रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर झारखंड की, दोनों ही राज्यों में दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। और दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला जो कि अपनी पारंपरिक सीट गांदरबल को छोड़कर इस बार 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी 2 सीटों का सहारा लेकर अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश की। सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी ललित मेरे साथ में बने हुए और तमाम जो विशेष मेहमान हैं इस चर्चा में हमसे जुड़े हैं। मेरा सवाल है यहाँ पर ललित अनिल मित्तल जी के साथ कि जिन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है कि केंद्र सरकार में गठन हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी का, और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन किस तरह का विकास है यहाँ पर? अगर विपक्षी दलों की बात करें तो लगातार आपके जिस तरह का मॉडल पेश किया गया है केंद्र में, उसका विरोध है और यहां तक कि आज दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना, महाधरने का आयोजन किया गया है। दूसरी ओर आपके सांसदों की तरफ से इस तरह के बयान है जो सामाजिक व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विकास से कहीं से भी ताल्लुक नहीं रखते। अनिल जी, चलिए अनिल जी के पास मैं बाद में आता हूं, लेकिन जिस आपने महाधरना प्रदर्शन की बात की है तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 2 ऐसे पार्टियों के प्रमुख हैं जिन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और उनके राज्य में क्या क्या हुआ जनता जानती है। चलिए अनिल मित्तल जी से बात करते हैं। मित्तल साहब, ये जो एक गठबंधन जो बन रहा है और पूरा जनता परिवार इकट्ठा हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन है भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई करेगा? क्योंकि 2 ऐसे नेता हैं जिन पर खुद भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। सवाल ये कि महागठबंधन किन लोगों का, उनके पल्ले क्या है, उनके पास क्या है, कौन सी ताकत है उनके पास, कौन सा राज्य उनके पास है। आज 2 राज्यों में सरकार बना करके बैठे हैं, उसके आधार पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। पूरे देश में प्रतिनिधित्व कहाँ है उनके पास, कितनी सीटें उनके पास, लोकसभा में स्थिति क्या हुई है चुनाव के अंदर, बिहार की स्थिति अभी झारखंड बता देगा। झारखंड में भी तो महागठबंधन ने काम किया था। उस महागठबंधन के क्या नतीजे आज आपके एग्जिट पोल में आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सुखद स्थिति में हम स्वीकार करते हैं। इसी महागठबंधन का क्या हाल होने वाला है झारखंड के अंदर? तो इस महागठबंधन को दिल्ली में आज जनता मंत्र पे आने की नौबत आई, क्यों आई? मुद्दा क्या है उनके पास, आधार क्या है? और विचारधारा भी अलग है। खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग आज भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। किस आधार पर? चारा घोटाले से लेकर आज तक एक लंबी फहरिस्त है घोटालों की, जिसमें ये स्वयं फंसे हुए सभी लोग। तो किस आधार पर ये कौन सी यहाँ पर इसरार जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मानना है कि अगर आप लोकसभा में आप विपक्ष के तौर पर काम करना चाहते हैं या फिर विपक्षी भूमिका है तो कम से कम विकास के मुद्दों पर है, सामाजिक चीजें या फिर वो विकास से हटी हुई चीजों को लोकसभा में उठा करके या फिर राज्यसभा में ला करके कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई की बाधित की बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर एक इतना बड़ा मेन टॉपिक चल रहा है धर्मांतर के अंदर, और उसके अंदर प्रधानमंत्री से अगर ये मांग की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ लोगों के लिए हैं, कानून जिन स्टेटों में बना हुआ है उसमें कामयाब नहीं हो रहा। गुजरात के अंदर कानून बना हुआ है कि धर्मांतर नहीं होगा, उसके बाद भी कल आपने देखा कि वहां धर्मांतर हो रहा है। तो जिन स्टेटों में कानून बना हुआ है जब उस पर लागू नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहा, तो केंद्र में अगर कानून बन जाएगा तो कौन सा लागू हो जाएगा? लेकिन चाहिए ये कि प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। हम भी मानते हैं कि वो जिम्मेदार आदमी हैं, विकास की बात करते हैं, उनका इरादा भी विकास करने का है, लेकिन ये विकास की बात कहां हो रही है? तो विनाश की बातें हो रही है। चलिए ये देखिए नहीं, वो बाद में करेंगे। इस समय गर्माहट इसकी है सरकार बनाने की। सर, कल आपका क्या रोल होगा जम्मू कश्मीर में? क्योंकि सर कह रहे हैं कि आपका कोई वजूद नहीं है, हम अपने वो करेंगे, क्या रोल है? यही तो कह रहे हैं ना। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों से बात चला रही है। आधे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त अच्छी थी जब इनके साथ एनडीए के अंदर सरकार में शामिल थी। पीडीपी उस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी थी जब इनके साथ शामिल थी, लेकिन जब इनसे अलग होती है तो वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बात चला रहे हैं और पीडीपी से भी चला रहे हैं। लेकिन पीडीपी तो कभी कभी गठजोड़ हुआ नहीं है, पीडीपी से हुआ नहीं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ क्यों, मुफ्ती सईद साहब, जनता पार्टी के अंदर एक ही सरकार के अंदर जिसमें सारे मंत्री थे तो उसमें वो भी मंत्री थे, केंद्र के अंदर सत्ता में रहे हुए वो।
केंद्र में रहे। हाँ, उसमें सभी मंत्री थे। अच्छा, दूसरी चीज ये पीडीपी का वजूद नहीं था। दूसरी चीज ये कि देखिए, हम आपसे फिर कह रहे हैं, फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हमें अगर जिससे भी समझौता करना पड़ेगा, जो भी पार्टी हमारी मदद के लिए चाहेगी, लेकिन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हम उनके साथ, चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस। मतलब आप उनके साथ जाएंगे बीजेपी को रोकने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, खुलेआम जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। लेकिन हमारे जाने की जरूरत कहाँ, ये तो पहले से उनके पास जा रहे हैं, जो अभी नहीं जाना। मतलब इस बार भी नहीं सुनी जा रही है। इस बार तो आपकी मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक पार्टियां भी नहीं सुन रही है, आपकी जनता ने तो ठुकराया। नहीं सुनी जा रही भाई, अभी रिजल्ट तो आने दीजिए, अभी रिजल्ट आने दीजिए। सर मैं आपके पास जी। देखिए, इनको तो जाने की नौबत भी नहीं आ रही। अब ये है कि जो हालात है वहां पे, वो ये है कि इनके पास एक घिसा पिटा मुद्दा है कि जी फिरका परस्त ताकतें, जिस मुद्दे को जनता ने, पूरे भारत की जनता ने एक सिरे से नकार दिया है। ये एंटी कन्वर्जन लॉ की जब बात करते हैं कि भाई कोई धर्मांतरण नहीं होगा, सबको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो, उस पर इनका कोई स्टैंड नहीं है। क्या कर रहे हैं, डिबेट के लिए कह रहे हैं कि भाई डिबेट आप कर लो, प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, उसके लिए भी राजी नहीं है। सर इसका ये टॉपिक हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इस समय झारखंड और जम्मू कश्मीर की बात चल रही है। आपको क्या लगता है किंग मेकर, अभी ये कह रहे हैं कि हम किंग मेकर बनकर उभरेंगे? अब ये वो जमाने गए जब लालू साहब भी कहते थे जब। हाँ, तो वो अब लालू साहब ने कैसे अपना किंग मेकरशिप निभाई है वो आप देख ही चुके हैं जेल में। लेकिन इनका जो है वो एक जमाना बीत चुका है, वो बीते हुए कल की बात है। अब जो है नई जनरेशन है, बम्पर वोटिंग होती है और हर कोई जानता है इन चीजों को। कोई आप पब्लिक को आप झुटला नहीं सकते, बहका नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में वहां पे जो जिनके पास हाथ में सीट है वही तो बात करेगा डेमोक्रेसी में। 4 सीट लेके बैठे हो और कह रहे हो जी हम किंग मेकर बनेंगे, वही केजरीवाल जी जैसा हाल। ये लालू जी की बात करें, ये किसी की कही ना, येदियुरप्पा जी याद नहीं आते कि जो जेल में चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल के अंदर हवा खा के आए। इन्हें अपना राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष याद। वो टॉपिक मैंने बदल दिया ना, जम्मू कश्मीर की बात बताइए। तो भ्रष्टाचार की बात नहीं करनी चाहिए, आदमी खुद अपने आप में पहले आईना देखे, उसके बाद में भ्रष्टाचार की बात करे। और कल किंग मेकर की भूमिका होगी आपकी? बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा। उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से बीजेपी की तारीफ की है, और ये कहा कि तारीफ इन द सेंस की मोदी लहर देखने को मिल रही है, बीजेपी को मोदी लहर का फायदा होगा, तो ये क्या संकेत है सर? मैंने अभी आपसे खुद कहा कि उनकी और उनकी बातचीत चल रही है, वो एक सिलसिले में बातचीत चला रहे हैं उसके अंदर। अब उनका क्या इरादा है ये तो वही बतला सकते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि तैयार हैं बीजेपी को रोकने के लिए? सर रोकने के लिए तैयार है? देखिए, सपना है कि फिरका परस्त के तमगा लगाकर भारतीय जनता पार्टी को दागी करने की कोशिशें अब इनकी नाकाम हो चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में देश भर की युवा शक्ति ने विशेष रूप से इन जातिगत समीकरणों को और इन धर्म की जो एक अंधी दौड़ थी, जिसके बहाने से ये फिरका परस्त भारतीय जनता पार्टी को कहा करते थे, उस सारी दौड़ से इस देश की युवा शक्ति ने बिल्कुल राजनीतिक पटल को बदल दिया है। और यही स्थिति आज जम्मू कश्मीर में रहने वाली है। जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा इस बात से पीड़ित है। वहाँ का युवा, वहाँ की महिलाएं, वहाँ का जो बुजुर्ग है, हर वर्ग का व्यक्ति आज इस फिरका परस्ती के नारे से बहुत दुखी है। आज जम्मू कश्मीर की जनता को कष्ट है कि जिस प्रकार का वहाँ माहौल था, जिस प्रकार का वहाँ वातावरण था, उसको दूषित किया गया है। वहाँ की स्थिति पाकिस्तान से भी ज़्यादा बदतर कर दी गई है। फिर ये बात करते हैं कभी पीडीपी की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये ध्यान में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि आज वो सत्ता में नहीं आने वाले। कांग्रेस की स्थिति तो कांग्रेस के बंधुओं से ज़्यादा पूरे देश को मालूम है। सारे एग्जिट पोल इस बात को बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति लोकसभा चुनाव से भी बहुत ज़्यादा खराब रहने वाली है। इन सारी परिस्थितियों में क्या अंततः क्या परिणाम निकलते हैं, कौन सरकार बनाता है, कल ये स्थिति सबके सामने आ जाएगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बड़े आनंद और सुख की स्थिति में है। यानी कि भूमिका निभाएगी और सरकार बनाने में कहना अहम रोल होगा। जी हामिद साहब, क्या लगता है कि कहीं दिल्ली वाला एपिसोड तो नहीं यहाँ पे चलेगा कि कहाँ तो एक दूसरे को टकराते थे, गाली निकालते थे कांग्रेस और ये आपकी आम आदमी पार्टी, और फिर लास्ट में अपने कांग्रेस का सपोर्ट लिया और वो बना दी सरकार। अब यही बात कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी, और जिस तरह से बीजेपी ने जबरदस्त हमले किए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का, पीडीपी पर भी, बाप बेटी की सरकार, बाप बेटे की सरकार, तो आपको क्या लगता है इस तरह की कोई चीजें देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर में? नहीं, अगर यहाँ जो आपने खेला वो खेल बीजेपी और पीडीपी या बीजेपी या एनसी या कांग्रेस एनसी या कांग्रेस पीडीपी, ऐसा खेल देखने को मिलेगा कि एक दूसरे को कोसते रहेंगे और सरकार फिर मिलकर बनाएंगे? ये देखिए, आपने खेलने से मतलब नहीं, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद होगा कि हमने सबसे पहले जनमत लिया था
और ये पहली बार ऐसे इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया उनसे हमारा कभी राब्ता नहीं रहा, कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा था। उन्होंने खुद कहा था, इवन कि एलजी के पास जाके उन्होंने कहा था। नहीं नहीं, आपका राब्ता रहा था कि जब जबरदस्त अटैक किया था, चोर ये वो पता नहीं क्या क्या कह दिया, यहाँ तक कि मतलब एक सीएम को ऐसी अभद्र भाषा में आपने जवाब दे दिए। नहीं, कैसे, कभी भी आप कोई भी रिकॉर्डिंग आप मुझे दिखा दीजिए जिसमें अरविंद साहब या आम आदमी पार्टी किसी वर्कर ने कभी अभद्र भाषा इस्तेमाल। सर उसके कोर्ट के नोटिस आए हैं अरविंद केजरीवाल से। चोर को चोर कहना अभद्रता नहीं होती है। अगर वो चोरी कर रहा है, वो करप्ट है, तो उसको अभद्रता अपनी जो अल्फाज यूज किए तो वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलिए। मुझे याद नहीं, आप बड़ी मेहरबानी होगी आप कभी वो क्लिप दिखाएं अगर आपके पास हो तो। दूसरी बात ये है कि जब गवर्नमेंट बनाना था, जब गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी, तो कांग्रेस ने खुद से 18 पॉइंट्स पे उन्होंने अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जनता से पूछना चाहिए जम्मू में कि जब ये रिजल्ट निकलेंगे तो इनको भी जनता के पास जाना चाहिए, बताइए हम किसके साथ जाएं? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां पे जैसे कि मैंने पहले कह रखा है कि कांग्रेस एक फैक्टर निभाएगी। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा नेचुरल करप्ट पार्टी कहते थे ये एमसीपी को। लेकिन देखिए उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद फिर शिवसेना जो इनके शुरू से साथी रहे, उनके साथ नाता तोड़ना, फिर वो पब्लिक को दिखाने के लिए था। पीछे आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपके रास्ते पर चले। वो दिल्ली में तो यही हुआ था। हमारा रास्ता हरगिज नहीं था। देखिए एनसीपी से इन्होंने मांगा था समर्थन, जबकि शिवसेना वहां पे दूसरा ऑप्शन था। नहीं, एनसीपी से मांगा नहीं था, एनसीपी ने खुद कहा था। नहीं गलत, एनसीपी ने खुद कहा था। लेकिन एक बात ये यहाँ पे क्लियर होता है कि इन्होंने जैसे कहा था कि नेशनल नेचुरल करप्ट पार्टी है सबसे ज्यादा। कांग्रेस को आपने भी कहा था दिल्ली के चुनाव में, क्यों सर? नहीं, हमने दिल्ली वाला कोई रोल महाराष्ट्र में नहीं किया। महाराष्ट्र में हमने अपने दम पे सरकार बनाई, सरकार को विश्वास मत हासिल हुआ। उसके बाद शिवसेना हमारे साथ आ गई, नीतिगत मुद्दों पे वहाँ पे हमने उनका समर्थन लिया है, और आज भी वो समर्थन आगे अगले 10-20 साल बहुत अच्छे सुगत स्थिति में चलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना शुरू से साथी रही है, देश की राजनीति में बहुत लंबे अरसे तक हमारा साथ चला है। पहले भी हमने शिवसेना को समर्थन देकर सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, और वहाँ हमने दिल्ली वाला रोल अदा नहीं किया है। कहीं शिवसेना को कहीं हमने कटघरे में खड़ा नहीं किया था, केवल एक चुनावी गठबंधन का विषय था। लेकिन शिवसेना ने तो आपको कर दिया था, बहुत कुछ कह दिया था। वो कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, कोई एज ए पार्टी एज ए होल, और जब सामने हमने चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव की परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। लेकिन सत्ता में रहते हुए कहीं शिवसेना को हमने कहीं दागी किया हो, या शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे कोई आक्षेप लगाए हो, ऐसी परिस्थिति कहीं नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का बहुत पुराना साथ रहा है, बहुत अच्छा अनुभव है कई वर्षों का। कांग्रेस का समर्थन जो लिया, सीधा सीधा बच्चों की कसम खा करके आम आदमी के नेता ने कहा कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर सरकार कांग्रेस के साथ बनाई। ये जो विषय आता हूं सर, आता हूं। और महाराष्ट्र की सरकार के गठबंधन में जमीन आसमान का अंतर। तो कल क्या रोल देखने को मिला? कल नहीं कह सकते आप, कश्मीर की परिस्थितियां सामने आने दीजिए, हो सकता है महाराष्ट्र का कोई जो प्रकरण है उसी प्रकार की स्थिति वहां भी बने, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे। जी यार आप कह रहे हैं कि किस तरीके का उसने कौन सी गाली ऐसी है जो शिवसेना ने इन्हें नहीं दी और इन्होंने शिवसेना को नहीं दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये कब्जा पार्टी है, ये झुग्गियों पे कब्जा करती है, ये लोगों के घरों को उजाड़ती है। ये मुद्दों की बात है, इंडिविजुअल अटैक। इंडिविजुअल अटैक किया गया है, इस किस्म की गालियां दी गई हैं कि जो शर्म आती है हमें दोहराने के अंदर भी। और इन्होंने गालियां नहीं मानते तो अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये तो सब आदमी की मफाद की राजनीति है। जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं सारी गालियां भूल जाऊंगा, और जब मेरा दिल नहीं चाहेगा तो वो गालियां आदमी को याद रहेंगी। और कल कांग्रेस क्या याद रखेगी, क्या भूलेगी? मैं आपको अभी भी बता दूं कि ये इस बात पे भी राजी हो जाएंगे, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, ये तो कल ही बताएगा, कि ये एनसीपी और बीजेपी मिलकर कहीं कांग्रेस सरकार बनाने के लिए कोशिश ना करे। और कोशिश आज से नहीं, बल्कि जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ उस दिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के अंदर एक खेल चल रहा है कि ये दोनों मिला के ये सोच रहे हैं कि भाई हम सरकार। तो बीजेपी ये भी तो कह सकती है कि हमारा एनडीए का ये घटक दल था, जब हम सेंटर में थे तो तभी तो एनसी मार। क्यों गालियां देते? पर एनडीए में सरकार के साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ने में क्या एतराज था आपको? रणनीति जबरदस्त है। आप बताइए, है आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने के काम करते हो कि चुनाव में अलग लगते हो, उसके बाद में सब एक हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर 9 साल सरकार में रही, झारखंड के अंदर जो सरकार चली है उसमें 12 साल हो गए। 12 साल के अंदर 9 साल किसकी सरकार रही हो? भारतीय जनता पार्टी की। ये जेएमएम के साथ सरकार के अंदर शामिल नहीं रहे, जब जेएमएम से अलग हो जाते हैं तो गालियां बकते हैं। ममता बनर्जी इनके साथ सरकार में शामिल नहीं रही, जब अलग हो जाते हैं तो गाली बकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके साथ सरकार। ममता बनर्जी तो सबको कह देते हैं, उन्होंने तो आपको भी तो गाली दे दी। गाली नहीं है, इनके साथ तो सरकार में रही है वो।
आपके साथ भी तो रही है सर। नहीं, हमारे साथ केंद्र में सरकार में नहीं रही, हमारे साथ तो वक्ती, हमारे पास वक्ती तौर पर नहीं रही थी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीएमसी के तो मंत्री, आप में रेल मंत्री रह चुके थे, क्या बात कर रहे हो सर? सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के रिलेशन में और इनके रिलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे तो चलो चलिए सर, मतलब रिश्तों में बहुत रिलेशन। अभी ये एनसी की बात कर रहे हैं कि एनसी के साथ समझौता चल रहा है। ऐसी तरह के आरोप इन्होंने एनसीपी पे भी लगाए थे कि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी से समझौता चल रहा है। परिणाम क्या हुआ? एनसीपी से समर्थन लेकर सरकार नहीं बनी। रिलेशन अच्छे बनाना, सारे देश को साथ लेके, ये क्या कहते हैं कि अगर एनसी से बात हो तो बात नहीं करनी चाहिए एक राजनीतिक दल? महीने के अंदर अंदर हम इन्हें जेलों के अंदर डाल देंगे, इन्होंने जो वो किए हैं। अब करें ना, जेलों के अंदर डालें। इन्होंने ये कहा कि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित के ऊपर हम केस लगा देंगे, लगा के तो दिखाएं कोई। आपने कहा था? किसने कहा? हमने शीला दीक्षित के लिए, आम आदमी पार्टी ने यही तो कहा था। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे। क्या आपकी डिमांड किससे? अब बीजेपी से है कि आम आदमी पार्टी से? हमारी किसी से नहीं है, ये तो पॉलिटिकल है, इसमें सियासत है भाई। उन्हें भी अपना सियासत में इलेक्शन लड़ने का, नहीं, इन्हें भी सियासत लड़ने का हक है, हमें भी है। बल्कि आज की तारीख में जिसका घमासान यहाँ पर जम्मू कश्मीर और झारखंड में यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का यहाँ पर जिक्र करना चाहें तो एक नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर के चुनावी इतिहास पर। आइए देखते हैं। 2002 के नतीजों की बात करेंगे। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीटें मिली थी 2008 में, 28 सीटें, और नफा नुकसान शून्य का रहा था। उसके बाद में अगर नजर डाली जाए 2002 के नतीजों की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 20, फिर 16 और उसके बाद में 3 सीटों का नुकसान हुआ था। पीडीपी हालांकि उसके अगले चुनाव में एक अच्छी पार्टी बनकर निकली थी और तीसरे नंबर पर रही थी। हालांकि 16 सीटें मिली थी और 2008 में 21 सीटें और 5 सीटें का फायदा यहां पर हुआ था। और पैंथर्स पार्टी उसके बाद में चौथे नंबर की पार्टी वहां पर देखने को मिली, जिसने ठीक ठाक सा वजूद वहां पर बना लिया है। 4 सीटें वहां पर मिली थी, 3 सीटें 2008 के चुनाव में और 1 सीट का नुकसान हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से सीधा 11 सीटों पर आई थी। 2002 के चुनाव में 1 सीट मिली थी। उसके बाद 2008 के जो चुनाव हुए 6 साल बाद, उसमें 11 सीटें यहां पर मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। सीधा 10 सीटों का फायदा, ये शायद सबसे बड़ा फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2002 और 2008 के बीच में हुआ था। तो इसी उम्मीद से और इसी जो लहर को कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि 2014 के चुनाव में अब सीधा कम से कम 44 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी की आएगी। स्पष्ट बहुमत से सरकार यहां पर बनाई जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका मानना है कि अभी तक पीडीपी सबसे ऊपरी नंबर की पार्टी है, जिसे भी स्पष्ट बहुमत यहां पर नहीं मिल रहा है। तो चलिए नजर डालते हैं इंडिया न्यूज सी वोटर की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी को 27 से 33, 32 से 38, पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 से 14, कांग्रेस को 4 से 10 और अन्य दलों को 2 से 8। न्यूज नेशन का मानना है कि यहां भारतीय जनता पार्टी को 22 से लेकर के और 26 सीटें मिलेंगी और पीडीपी को 29 से लेकर के 33, 12 से 16 नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को 5 से 9 और 9 सीटें अन्य दलों के खाते में आएंगी। तो पीडीपी दोनों ही सर्वों में अगर हम यहां पर ध्यान दें, दोनों ही एग्जिट पोल पर ध्यान दें, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईदी की पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर अभी निकल रही है। जम्मू कश्मीर की यहां बात की जाए, उसके बाद में जो कड़ी टक्कर दे रही है पार्टी, वह भारतीय जनता पार्टी, जो कि दूसरे नंबर की पार्टी नजर आ रही है। झारखंड की यहां पर बात करते हैं। एबीपी नीलसन ने 54 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को दी है। कांग्रेस को 9, जेएमएम को 10, जेवीएम को 5 और अन्य दलों को 3 सीटें यहां पर मिली है। इंडिया न्यूज की तरफ से 37 से लेकर के 45 सीटें मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस की अगर बात करें तो मात्र 3 से 7 में सिमटने की बात यहां पर की गई। कांग्रेस की 15 से 23 सीटें, जेएमएम जेवीएम को 4 से 8 और 7 से 13 अन्य दलों को। एनडब्ल्यूसी वोटर की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर एक अच्छा खासा बहुमत दिखाया गया है। मानना है कि 37 से लेकर 45 सीटें, 3 से 7 कांग्रेस को, 15 से 23 जेएमएम और जेवीएम को 4 से 8। तो वही टुडेज चाणक्य जिसने 61 सीटें यहां पर दी है, जो कि एक स्पष्ट बहुमत है यहां पर भारतीय जनता पार्टी को। और यही वो एजेंसी है जिसने लोकसभा में आकलन किया था और बहुत हद तक वो आकलन ठीक रहा था। 4 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 12 सीटें जेएमएम को, 2 सीटें जेवीएम को और 2 अन्य दलों को। इंडिया टुडे सिसरो की बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2008 के चुनाव की बात करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे। पीडीपी 18 सीटें लाई थी, भारतीय जनता पार्टी की 11, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 17 और वहीं पैंथर्स पार्टी की 3 सीटें, अन्य को यहां पर 7 सीटें मिली थी। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीटें, जो कि आप देख सकते हैं जिस तरह का यहाँ पर ग्राफ बन रहा है, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद में कांग्रेस का समर्थन लिया गया था और गठबंधन की सरकार यहां पर बनी थी। हालांकि अलायंस अब तोड़ दिया गया है और अकेले के दम पर 2014 में चुनाव लड़ने की योजना दोनों ही पार्टियों ने बनाई है।
उसके बाद में पीडीपी का नंबर यहां आता है और पीडीपी की अगर बात करें तो वजूद काफी हद तक बढ़ा दिया। 2009 की बात करते हैं, झारखंड में जिस तरह के विधानसभा चुनाव देखने को मिले थे, भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें लेकर पहुंची थी और यहां सबसे ज्यादा, क्योंकि जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी दोनों की 18-18 सीटें थी। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यहां पर 18 सीटों के साथ आई थी। आरजेडी की 5 सीटें यहां पर मिली थी, अन्य दलों को 10 सीटें और साथ ही झारखंड विकास मोर्चा को 11 सीटें उनके खाते में आई थी। तो तमाम आंकड़े हमने देखे। 2008 और 2009 के चुनाव में हमने नजर डाला कि जम्मू कश्मीर में 2008 में जो चुनाव हुए थे उसमें किस तरह के समीकरण यहां पर हुए थे। और यह बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 से लेकर के 11 सीट की जो बढ़ोतरी हासिल की है, 10 सीटों का इजाफा यहां पर हासिल किया है। शायद यही वो लहर है जो सहारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी को कि इस बार भी प्रदेश में अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है और झारखंड में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई। रुक करते हैं सीधा न्यूज रूम की तरफ, ललित से बात करेंगे। ललित, जिस तरह की इजाफे की यहां पर बात की जा रही है, जिस तरह का ग्राफ या फिर जो आंकड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है, 2002 के बाद में 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा गेन वहां पर हासिल किया है। क्या ये एक सहारा है कि चलिए ठीक है, 2008 के बाद अब 6 साल बीतने के बाद में कुछ तो भारतीय जनता पार्टी ने पैठ यहां पर मजबूत की होगी? अभिषेक, विधानसभा की अगर हम बात करते हैं और 2002 में कहा तो भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट थी और फिर 2008 में जब इलेक्शन हुए तो 11 और अब जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं वो 33। लोकसभा की अगर भी हम बात करें तो 2002 में हार गए थे ये, 2008 में भी इनका कोई एमपी नहीं बना था, लेकिन हां 2014 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए वहां पर इन्होंने 2 सीटें हासिल की और एक लद्दाख से, यानी कि 3। तो ये जो ग्राफ बढ़ता गया है, ये कोई इस चीज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता और ना ही पीडीपी को कोई नजरअंदाज कर सकता है। पीडीपी की भी अगर हम बात करें तो पीडीपी ने भी हर साल मतलब हर इलेक्शन में एक बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया। जिस तरह से पहले 16 सीटें, 16 के बाद 21 और अब जो विधानसभा के चुनावों की बात की जा रही है, जो एग्जिट पोल की बात की जा रही है, कल जिस तरह से रिजल्ट आएंगे तो वहां पर ये 38, यानी कि सबसे ज्यादा पार्टी बनकर उभरना। यानी ये 2 पार्टी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सरकार बनाने का दावा कर सकती हैं, लेकिन बार बार कांग्रेस की, अगर हम कांग्रेस को हम इसलिए बीच में इन्वॉल्व करते हैं कि कांग्रेस की एक अहम भूमिका रही है। देखिए 2002 में अगर हम पीडीपी की सरकार अगर वहां पे बनती है तो पीडीपी की 16 सीटें और कांग्रेस की 20 सीटें, तो देखिए फर्क देखिए कितना ज्यादा। लेकिन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद साहब बनते हैं, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है वो मुख्यमंत्री बनते हैं 2002 में। 2008 में 28 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की और 17 सीटें इनकी। घाटा हुआ लेकिन अहम भूमिका निभाई, अदर्स का भी सहारा लिया। इन चीजों को सर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना, कांग्रेस की भूमिका को। कांग्रेस की भूमिका थी, देश की राजनीति में भी थी ना। आज की परिस्थिति क्या है? आज देश कांग्रेस मुक्त होना चाहता है। जिन राज्यों में भी चुनाव में जो स्थिति हुई है आपके सामने है, झारखंड के भी परिणाम आपके सामने कल आ जाएंगे और जो एग्जिट पोल का नतीजे बताए, कांग्रेस की स्थिति कहाँ है? 3, 4, 5, 6, 7, यही स्थिति जम्मू कश्मीर में रहने वाली है। तो कांग्रेस किंग मेकर बनेगी, एक सपना है, मुंगेरी लाल के सपने की तरह से है, बाकी रह गया है। किंग मेकर छोड़िए, कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में जितना लगी हुई है, इसको जितना संभाल सके ठीक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज देश के विकास में नरेंद्र भाई मोदी का समर्थन करना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी इस बात को कह चुके हैं कि देश की 125 करोड़ जनता को एक साथ लेके चलना है और इसमें खाली एक पद पा लेने की चाह में और कहीं इस तरह के गठबंधन, महागठबंधन, उनका समर्थन और देश में अस्थिरता पैदा करना, इस सबको छोड़ना चाहिए। कांग्रेस को अपने 100 साल दे रहे हैं आप, कांग्रेस को अपने 100 साल पुराने इतिहास पे वापस लौटना चाहिए और कहीं इस परिवारवाद से की मुक्ति पा करके परिवारवाद से बाहर आइए, देश के बारे में सोचिए। कहां तो आप सरकार बनाने की ये वो परिवार है जिसके अंदर, देश के अंदर उनके खानदान के लोगों ने बलिदान दिया है। ये एक आदमी का नाम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर फला आदमी का जो है आजादी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है, या उसके खानदान के किसी आदमी ने बलिदान दिया। जो पार्टी आजादी के बाद ही बनी तो उसमें क्या है? 1 मिनट सुनिए मेरी। इस देश के अंदर भाई साहब बहुत बड़ा इतिहास है कांग्रेस का, और कांग्रेस ने इस वक्त देश के अंदर जो काम किया है ना, वो मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी के अंदर किया है। इस देश के अंदर कभी फिरका परस्ती को बढ़ने नहीं दिया। ये कह रहे हैं सहयोग की बात, आप बताइए कि फिर उस फीका प्रस्ती को 2014 के इस इलेक्शन में क्यों नहीं रोक पाए? क्या आपने क्यों नहीं सब एक देखिए, जब आपको मालूम था कि रोकना, तो फिर आपका महागठबंधन क्यों नहीं काम आया, क्यों नहीं बनाया आपने? वो एक अलग चीज है। ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी जगह किसी भी दाव से मैं झूठ बोल के अगर किसी के ऊपर कोई
सवारी घाट लूं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो झूठ जो है वो मेरा बहुत लंबे आपको ये भी लगता था कि शायद ये कहीं ना कहीं आपके जहन में था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शायद बीजेपी इतनी जबरदस्त सफलता हासिल नहीं कर पाई कि शायद आपने इतना उसका विरोध नहीं किया, ये गठबंधन नहीं बनाया? क्या वाकई इन्होंने वो गठबंधन नहीं बनाया? और आज जब इस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अब ये रोकने की कोशिश की जा रही है। ये इनका नीतीश, लालू और मुलायम सब इकट्ठा हो गए, पहले इकट्ठा नहीं हुए। देखिए, ये इनका अहंकार है कांग्रेस का। ये अपने आप को देश के चुने हुए नेता कम समझते हैं, राजा ज्यादा समझते हैं। अब इन्होंने जो कहा कि अरे उस फैमिली ने बलिदान दिए, ये सुभाष चंद्र बोस को भूल गए, ये भगत सिंह को भूल गए, ये आजाद को भूल गए, ये सारे हमारी विचारधारा के थे। आपके घोटालों की कोई विचारधारा किसी की नहीं थी। गोडसे माफी मांग ली सर, माफी मांग ली, जिन्होंने कहा था उन्होंने माफी मांग ली। आ रहा हूं चलिए, कल आ रहे इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, नहीं कल की भूमिका के लिए सर, कल की भूमिका के लिए क्या ये व्यक्तिगत सुन ले इनकी, सुन ले। अच्छा, सुन ले इनकी। तो ये जो है जिन्होंने बलिदान दिए उनको भूलने वाली पार्टी है। इनके लिए अगर नहीं, जो वर्तमान की कांग्रेस पार्टी है उसके नहीं है वो। सर कल की भूमिका लेते सुन लीजिए कल की क्या होगा कल। ये जो कल तो सीधी बात है, जिसके हाथ ये जनतंत्र है, इसमें जिसके हाथ में सीट होगी वही क्या कहते हैं अपना दावा पेश करेगा। कांग्रेस क्या होगा? इसका तो सीट ही नहीं है साहब। कोई सा एग्जिट पोल निकाल लो, एक गलत होगा, दूसरा गलत होगा, सारे थोड़ा ना गलत हो जाएंगे। चलिए सर, वक्त की कमी है। उम्मीद है कांग्रेस की तरफ से, हालांकि कांग्रेस का यहाँ पर मानना है कि किंग मेकर की भूमिका निभाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन तमाम जो दावे हैं उन्हें खारिज कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि एक सुखद स्थिति यहां पर बनी हुई है रियासत में भारतीय जनता पार्टी की। और हालांकि कुछ ही घंटों बाद यह साफ हो जाएगा कि रियासत में और खासकर झारखंड में किसकी सरकार बनती है। ये मतगणना होने के बाद में पता चल जाए। फिलहाल इस चुनावी पेशकश में आज के लिए इतना ही। हमें दे इजाजत, नमस्कार।